हेलो फ्रेंड्स। सोचे एक ऐसा हिंदुस्तान जहां जमीन पर हक सिर्फ मालिक का नहीं होता था, किसान, पाटिल, पंचायत सबका एक रोल होता था। ये था प्री ब्रिटिश जमाना जब जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं जिम्मेदारी होती थी। प्री कैपिटलिस्ट इंडिया में जमीन का कंसेप्ट कुछ और था। किसान को जमीन का हक मिलता था, मतलब उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था अगर वो अपना लगान समय पे दे। ये लगान होता था साल का कुछ हिस्सा, कभी 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, कभी 1/3 ऑफ प्रोड्यूस। गांव का पाटिल एक तरह का सरपंच लगान कलेक्ट करता था, पानी का इंतजाम करता था और फैसले भी सुनता था। पंचायत और पाटिल मिलके फैसला करते थे कि कौन सी जमीन किसको मिलेगी, किस जमीन पर कौन सी फसल अच्छी होगी और लगान कैसे वसूल होगा। मतलब एक लोकल सेल्फ मैनेज्ड सिस्टम था, डिसेंट्रलाइज्ड और लोगों की जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल। लेकिन फिर आए अंग्रेज। भारत का हर एक किसान एक कहानी बन गया 18th सेंचुरी के एंड तक। बंगाल का एक आम किसान जब सुबह उठता था तो उसके पास जमीन थी, हल था, मिट्टी थी, लेकिन जिंदगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर वो खेती करता था उसका मालिक कोई और था। ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे इंडिया की थी और इसी कहानी को हम कहते हैं ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिंपल था, मैक्सिमम मुनाफा। उन्होंने देखा कि कस्टम्स और ट्रेड से ज्यादा कमाई नहीं हो रही है तो सीधा जमीन की तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने इंडिया को एक बड़ी एस्टेट समझा और किसान को एक मजदूर। कंपनी का सोचना था कि हर वो पैसा जो खेती से आता है वो उनका है, किसान सिर्फ इतना ले जाए जिससे उसका गुजारा हो जाए। विलेज कम्युनिटी, पंचायत सिस्टम सबको इग्नोर कर दिया गया। शुरुआत होती है बंगाल से। 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने दीवानी राइट्स ले लिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू का हक मिल गया। रेवेन्यू लेना था और लेना था ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पे हमें मिलता है नवाबी सिस्टम। मोहम्मद रजा खान को नायब दीवान बनाया गया, लेकिन असल कंट्रोल कंपनी के हाथ में था। जमींदार से पैसा लिया गया। सिर्फ 12 घराने बंगाल में ऐसे थे जिनसे आधा से ज्यादा लगान लिया जाता था और साथ ही साथ छोटे जमींदारों से भी लगान वसूला जाता था। तो किसान से पैसा लिया जाता था, कभी लीगल कभी इलीगल। अब वापस के नाम पे लगान बढ़ता गया और 1769 to 70 की फैमिन ने बंगाल को झंझोड़ के रख दिया। लोग मरने लगे और कंपनी का प्रॉफिट गिरता गया। शेयर होल्डर्स चिल्लाने लगे तो एक स्केपगोट चाहिए था और वो बना रजा खान। रजा खान पे ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज्यादा करप्शन किया है। तो नाइब दीवान को ही पकड़ के उस पे इल्जाम लगा के उसके सर सब कुछ चढ़ा दिया गया और ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया गया कि कंपनी की कोई गलती नहीं है। और उसके बाद 1772 में वैरन हेस्टिंग्स आया और उन्होंने कहा अब हम इजारा सिस्टम लाते हैं। इजारा फार्मिंग का मतलब क्या था? सिंपली इजारा फार्मिंग मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ठेका दे दिया कि वो एक सर्टेन एरिया से रेवेन्यू वसूल करेगा, लेकिन एडवांस में एक सर्टेन अमाउंट ब्रिटिश सरकार को दे देगा। इसी को इजारा फार्मिंग कहते हैं। जमींदार या कोई भी अगर पैसा दे सकता था तो इजारदार बन सकता था। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, बाद में इसको 1 साल का भी कर दिया गया। मगर दिक्कत ये थी कि कोई भी किसान या जमींदार खेती में इन्वेस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कल का कुछ पता नहीं होता था कि कलेक्टर कौन बनेगा, रेवेन्यू कलेक्टर। उसके बाद हमें अमीनी कमीशन भी देखने को मिलता है 1776 में। जमीन की असल वैल्यू जानने के लिए रिपोर्ट आई 1778 में इस कमीशन से, पर सिस्टम फिर भी फेल हो गया। कंपनी ने सोचा था कि पैसा जल्दी आएगा, जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। रेवेन्यू का सिस्टम अनस्टेबल हो गया और वो भी उस वक्त जब कंपनी खुद पैसे की तंगी में थी। ये सारी गलतियों और एक्सपेरिमेंट्स ने एग्रीकल्चर को रियून कर दिया। इसीलिए 1784 में कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक क्लियर मिशन के साथ इंडिया भेजा और उनसे कहा जाके सिस्टम ठीक करो, रेवेन्यू का रास्ता साफ करो। और फिर वहां से शुरू होता है एक नया चैप्टर, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।